बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बेसिकली। और इसके में हमने अल्कोहल वगैरह की डिस्कशन कर रहे थे, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस की थी। और इसमें फिर हमने पढ़ा था कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्या होता है। उसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये इसके जब अल्कोहल होता है ROH इसका फंक्शनल ग्रुप है, OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, जिस भी अल्काइल ग्रुप के साथ CH3OH यानी OH का लग जाए तो ये वो अल्कोहल बन जाता है। इसी तरीके से अगर ये मिथाइल अल्कोहल है, इसे मेथनॉल भी कह सकते हैं। इसीलिए इसी तरीके से अगर दो कार्बन वाला अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। फिर हमने डिस्कस की थी कि इसकी रिएक्टिविटी में दो किस्म के बॉन्ड आ जाते हैं। एक क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन। फिर हमने कहा था इसमें रिएक्टिविटी में इसके दो किस्म के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो OH बॉन्ड की क्लीवेज से रिएक्शन होते हैं जिससे ये अल्कोक्साइड आयन बन सकते हैं RO नेगेटिव, और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो कार्बोकैटायन के थ्रू होता है, यानी इधर से बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन की क्लीवेज होती है। और उसमें फिर जब इधर से बॉन्ड टूटता है तो वो फिर कार्बोकैटायन एक बन जाता है, कार्बोकैटायन, और साथ फिर OH ग्रुप एज अ होल लीव कहा जाता है। फिर हमने बात की थी कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियोफिलिक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह होती हैं तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की क्लीवेज होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आगे कार्बन के ऊपर अटैक, यानी कोई अब ये एक OH एक गुड लिविंग ग्रुप है, OH भी एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। ये इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए पहले इसकी प्रोटोनेशन करवाई जाती है OH की पहले प्रोटोन इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये बॉन्ड दो बनाता है, क्योंकि दो अनपेयर, जितने अनपेयर होंगे उतने वो बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के अनपेयर दो होते हैं तो ये दो बॉन्ड बनाएगा, और दो इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। अच्छा, और अब ये इधर से पहले ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये वैसे जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो होता यूँ है कि इसके इसकी पहले प्रोटोनेशन होती है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, ये वाटर बन जाता है। फिर कोई आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी फर्ज करो क्लोरीन है, तो पहले अगर इसके साथ OH था तो क्लोरीन न्यूक्लियोफिलिक वाले कार्बन ऑक्सीजन की क्लीवेज होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन है, गुड वाटर है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। फिर कार्बन के साथ क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इस तरीके से अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड वगैरह बना सकते हैं। तो ये दो किस्म की क्लीवेज होती है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड की क्लीवेज होती है और एक कार्बन ऑक्सीजन की क्लीवेज होती है। फिर हमने पढ़ा था इसका रिएक्शन के ROH में प्लस HBr, यानी ये मैं दोबारा आप लोगों को दिखा के देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब ROH है तो देखने में ये लगता है कि जब ये HBr के साथ रिएक्शन करता है तो हुआ ये होगा कि इधर से वाटर बन कर लीव कर गया होगा, और ये RBr बन गया होगा, ये वाटर। ये इस बनता तो यही है, जब अल्कोहल जब HBr या किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो एक अल्काइल हैलाइड बन जाता है और एक वाटर बन जाता है। लेकिन इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कि ब्रोमीन ने आकर कार्बन के ऊपर अटैक किया और OH लीव कर गया। होता ये है यूँ है कि उन्होंने इसका मैकेनिज्म यूँ दिया कि ROH पहले वही बात है, पहले इसकी प्रोटोनेशन हुई है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया अभी। डायरेक्ट यूँ नहीं हुआ कि Br नेगेटिव ने आगे कार्बन को अटैक किया और OH लीव कर गया। सारों से पहले होता यूँ है कि ROH प्रोटोनेशन करके एक हाइड्रोजन, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि OH की प्रोटोनेशन होती है और वो वाटर बन जाता है। वाटर अब होता है इसमें कि Br ब्रोमीन जो नेगेटिव ये एज अ कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है इधर से, तो ये RBr अल्काइल हैलाइड बन जाता है और ये वाटर लीव कर जाता है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है। पहले सारों से पहले वाटर अल्कोहल की पहले सारों से पहले प्रोटोनेशन होती है, ROH पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाए हो तो उसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया, लोन पेयर हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए, तो उसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसे ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ये हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि लुकास टेस्ट, ये लुकास टेस्ट ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि चेक करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कोई चीज़ किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई चीज़ कितनी मिकदार में प्रेजेंट है और कितनी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं बीच में। तो अब ये लुकास टेस्ट होता है, द डिफरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स इज यूज्ड फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, यानी ये आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए, यानी कोई अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, ये देखने के लिए लुकास टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इससे फिर पता चल जाता है कि ये वाला जो अल्कोहल है ये प्राइमरी था या सेकेंडरी। उन्होंने एक बताया हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल्स फॉर्म इन इनसॉल्युबल प्राइमरी अल्काइल कोलाइड ऑन हीटिंग,
कि प्राइमरी अल्कोहल जो है, जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस किया कि इसी की जगह अगर CH3 हो, CH3OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरीके से ROH जो होता है, ROH एक प्राइमरी अल्कोहल होता है। ये HBr के साथ अल्काइल हैलाइड देता है और वाटर देता है ऑन हीटिंग। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है हीटिंग पे, से हीट करने पर ये देता है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो क्या करता है, यानी वो OH जिस ग्रुप के साथ कार्बन के साथ मौजूद है उसके साथ अगर 2 R ग्रुप लगे हो, इसे कहा जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये अब सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये जब देता है एसिड HBr के साथ रिएक्शन करता है तो ये अल्काइल हैलाइड ये भी देता है, लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल बना देता है। इधर ही बात है, इधर से H लीव कर जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी बात की। तो कार्बन कार्बन ये वाला तो है ऑलरेडी, इस साइड से ये सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड दे देगा और H2O वाटर लीव कर जाएगा। तो ये जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड लिया जाएगा। लेकिन ये इसमें टाइम बताया हुआ कि ये 5 से 10 मिनट तक ये वाला रिएक्शन होगा सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल कि जैसे हमने एक बात की थी कि प्राइमरी रिएक्टिविटी, मैंने ये बात कल भी बताई थी कि जो एज अ मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी जो है ये कम रिएक्टिव है मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये बॉन्ड स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये स्टेबल होता है। तो ये रिएक्टिव कम है, इसलिए हमें हीट करना पड़ा। लेकिन ये वाला जो है ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये दे देगा। और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है, क्योंकि मैंने ये बताया था ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है जल्दी। ये ज़्यादा क्योंकि रिएक्टिव है तो ये जब HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो फौरन एक इनसॉल्युबल लेयर दे देगा टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड की, यानी ये फौरन रिएक्शन कर जाएगा टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड कह लो, तो ये बहुत जल्दी दे देगा, इमीडिएटली दे देगा। असल रीज़न पीछे वही है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये क्योंकि स्टेबल है इसीलिए से, और ये उससे कम स्टेबल है और ये सारों से कम ये अनस्टेबल, इसे कह लो अनस्टेबल या रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए इसने फौरन रिएक्शन करके इमीडिएट दे दिया। ये वाला सेकेंडरी में इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट इससे 5 से 10 मिनट लगाने पड़ेंगे। और ये वाला जो है ये इससे हीट करना पड़ेगा तब जाके वो अल्काइल क्लोराइड की देगा। इससे कहा जाता है, इधर आप Br की जगह क्लोरीन लिख लें, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड लुकास टेस्ट में ये अल्काइल क्लोराइड का इन्होंने जिक्र किया तो इधर क्लोरीन ही लिख लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड की ये देगा ले। उसके बाद रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2, यानी अल्कोहल के जो रिएक्शन है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी होता है, PX3 के साथ भी होता है टू गिव अल्काइल हैलाइड, यानी इनके साथ भी यही रिएक्शन होता है और ये अल्काइल क्लोराइड दे देता है। ये वाला तो रिएक्शन था अल्कोहल का HCl के साथ, अगर इसी की जगह SOCl2 या PCl3 हो तो तब भी वो अल्काइल क्लोराइड ही देगा। जैसे हम देख लेते हैं इसका अल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन इसकी। ROH होता है अल्कोहल, अल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। और ये भी एक रूल है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन की जब शेप या ज्योमेट्री डिस्कस की जाए तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है और ये लीनियर शेप होती है, लीनियर शेप। इसी को अगर खोल के देखें तो आप लोगों को पता है जब ऑक्सीजन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 जो होते हैं वो पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर और एक जो 2 होते हैं वो अनपेयर होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 अनपेयर और 2 पेयर होते हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी यही केस है, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, यानी जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ फिर 2 ये इस कार्बन के हो गए और इसी तरीके से 2 इस कार्बन के इस साइड से भी आ गए, इसका ऑक्सीजन के ये 2 इस साइड पे हो गए और 2 4 ये वाले हो गए, जो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 होते हैं। तो ये इसकी ये शेप बन जाती है कार्बन की। तो अब इसमें लीनियर शेप आने लगे। जब वाटर की बात की जाए, वाटर की ये वाली शेप नहीं होती, वाटर की ये वाली शेप इस तरीके से होती है, बेंट शेप या लीनियर शेप। तो इसकी वजह यही है कि इसमें लोन पेयर होता है और ये लूर है कि लोन पेयर और लोन पेयर की आपस में रिपल्जन ज़्यादा होती है, और सारों से ज़्यादा जो रिपल्जन होती है लोन पेयर की होती है। लोन पेयर जब आपस में इकट्ठे आ जाए उनकी रिपल्जन होती है, ये इन्होंने आपस में रिपल्जन किया तब ये हाइड्रोजन नीचे चलेंगे। उसके बाद उससे जो कम रिपल्जन होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की होती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की उससे कम होती है। और सबसे कम जो रिपल्जन होती है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की होती है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड
पेयर, यानी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिपल्जन कम होगी, इसलिए ऊपर से इसकी शेप इस तरीके से बनी होती है। वाटर की आप लोगों ने देखा होगा ये बेंट शेप होती है इस तरीके से। तो अमोनिया का भी यही केस है, अमोनिया की जब शेप बनाई जाती है तो इस तरीके से बनाई जाती है, वही इसी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल होके ये बनाते हैं। तो ये तो बारह थी। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल का केस SOCl2, जब इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है तो 2 क्लोरीन 1 सल्फर जो होता है, सल्फर भी आप लोगों को पता है कि छठे ग्रुप से हैं, जो सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर ने इधर भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 क्लोरीन के साथ बनाए हुए और 2 इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। और अब ऑक्सीजन का अटैक करता है सल्फर के साथ तो क्लोरीन इधर से लीव कर जाती है। ऑक्सीजन यानी इधर से सल्फर के ऊपर अटैक करके इधर से क्लोरीन लीव कर जाएगी, तो इस साइड से बन जाएगा ROH पॉजिटिव सल्फर के अंदर बॉन्ड, और इस साइड पे एक क्लोरीन जो नीचे वाली थी, या आप इधर नीचे ही लिख लें, इधर क्लोरीन, एक क्लोरीन लीव कर गया, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए, ऑक्सीजन एक सल्फर के ऊपर अपने लोन पे इस्तेमाल करेगी, तो जब लोन पेयर अपना यूज करेगी तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये ऑक्सीजन माइन है, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना देते हैं। तो उसके बाद सल्फर के अपने 4 बॉन्ड पूरे, उसके बाद एक उसका जो होगा वो लोन पेयर होगा, प्लस क्लोरीन लीव करके अब ROH और SOCl2, एक क्लोरीन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक R के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्लोरीन R के ऊपर अटैक करेगा और HCl ये बन जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा और RCl अलग निकल जाएगा। यानी अब क्या होगा, एक क्लोरीन अगर और अटैक करे तो HCl एक HCl निकल जाएगा, एक SOCl2 ये निकल जाएगा और एक RCl हो जाएगा। होता है कि ये वाले जो क्लोरीन होता है ये इस R के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये RCl अलग हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड, HCl अलग हो जाएगा, प्लस SO2 अलग हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन में से इधर O के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी प्रोडक्ट 12 ये बनेंगे, RCl अल्काइल हैलाइड हमारे पास एक बन जाएगा, और एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl कन्वर्ट कर। इसी तरीके से एक और रिएक्शन होता है अल्कोहल का PbR3 के साथ। अल्कोहल जब PbR3 के साथ रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन के अंदर भी 2 लोन पेयर है, और R अल्कोहल है, इसमें PbR3 से रिएक्शन किया PbR3, तब भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, 3 RbR, अगर 3 अल्कोहल हो साइड पे तो 3 अल्काइल हैलाइड 3 Rb, यानी इधर भी 3 R हैं, 3 अल्काइल ग्रुप में, इधर 3 हेलोजन ग्रुप में, यानी ब्रोमाइड है 3। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो 3 अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। अब पीछे इधर एक फॉस्फोरस बच गए और 3 OH बन गए, तो ये बन जाएगा H3PO3, ये बन जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से ROH में Pi3 के साथ भी यही रिएक्शन हो सकता है। जब इसी Pi3 की जगह PbR की जगह Pi3 लिख दो तो इधर Br की जगह सिर्फ ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि इधर Br की जगह हमने आयोडीन लिख दिया, I3 Br की जगह सिर्फ आयोडीन डालना है, तो इधर फिर Br की जगह हमारे पास I आ जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विद PbR3 एंड Pi3। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट जो हो एसिड इस्तेमाल हो, क्योंकि आपने मुख्तलिफ रिएक्शंस बने होंगे, किसी के ऊपर लिखा होता है एसिड कैटालाइज और किसी के ऊपर बेस कैटालाइज। और कैटालिस्ट क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। कैटालिस्ट किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये जो रिएक्शन ये जो होता है कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये बात डिस्कस की जाती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है या नॉन फिजिबल है, यानी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो हीट एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये वाली सारी बातें फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस की जाती हैं। रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, कितने मिनट में हो जाएगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन वगैरह ये सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाएंगे। और कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली
एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं इधर से जाकर ये अगली साइड पे रिएक्टेंट और इस साइड पे प्रोडक्ट है। बेसिकली ये वाली जो चीज होती है ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को वो वाली एनर्जी चाहिए होती है इस बैरियर को आपस में मॉलिक्यूल को क्लोराइड करके वो वाली एनर्जी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जब अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो तो रिएक्शन को जारी बात है देर लग जाएगी। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो अगर कोई रिएक्शन अगर फर्ज करो 30 मिनट में होना होता है तो वो 15 मिनट में उसे कर देता है। यानी रिएक्शन क्या करते हैं, कैटलिस्ट का ये काम होता है कि वो स्पीड अप द रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं। कैटलिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर दे, यानी कैटलिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो किसी ऐसे रिएक्शन को पॉसिबल करवा दे जो कि रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, जो रिएक्शन हो ही नहीं सकता उसको वो पॉसिबल नहीं करवाता। कैटलिस्ट का काम सिर्फ ये होता है ऐसा रिएक्शन जो कि 30 मिनट में होता है उससे बस रिएक्शन के टाइम को जल्दी कर देते हैं, वो रिएक्शन जो ऑलरेडी हो सकता हो। तो ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम होने की वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं। तो एसिड कैटालाइज का मतलब जो कैटालिस्ट होता है वो एसिड हो तो उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ एसिड कैटालाइज कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल्स। रीएजेंट टिपिकली सल्फ्यूरिक एसिड और हीट, यानी रीएजेंट्स जो होते हैं वही चीज़ जो रीएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन में आपस में रिएक्टेंट वगैरह कर रहे होते हैं, रीएजेंट्स उन्हें कहा जाता है जो कि आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि एरो से पहले वाले जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद वाले जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। फर्ज करो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, वो मिलकर आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये वाला जो एन फर्ज करो N2+3H2 हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बना रहे होते हैं लार्ज स्केल में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने ये बात पढ़ी थी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये चीज डिस्कस की जाती है कि लार्ज स्केल में हैबर प्रोसेस से अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है। खासतौर पर यूरिया जो होती है, यूरिया में इसका बनना होता है क्योंकि यूरिया का ये स्ट्रक्चर होता है NH2COONH2। तो ये अमोनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो या कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो तो ये यूरिया वगैरह की प्रोडक्शन होती है। तो ये जो होते हैं ये वाले रिएजेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स वगैरह होते हैं, और ये जो अमोनिया ये प्रोडक्ट है और इस साइड पे कैटालिटिक कंडीशन कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हो रहा है या नहीं, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इस जगह पर एरो के ऊपर जो लिखे जाते हैं वो होते हैं कैटालिस्ट। तो वो एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं, बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं। तो जिस typically limited to symmetrical ethers of the primary alcohols, the method is not suitable for unsymmetrical ethers। ये वाला जो मेथड होता है ये unsymmetrical ethers के लिए suitable नहीं होता। ये वाला जो मेथड होता है substitution involves the oxygen nucleophile of one alcohol attacking the electrophilic center। The substitution involves the oxygen nucleophile of the one alcohol attacking the electrophilic center of the other and displacing a water molecule। अब सारों से पहले होता है ये 3 स्टेप इन्होंने दिए हैं, यानी किस स्टेप के थ्रू ये बनते हैं, तो ये मैं लिख देता हूँ 3 स्टेप। ROH एक तो उन्होंने ये बताया ROH जो है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, यानी ये जिंक आप लोगों को पता है जिंक 3D वाला ट्रांजिशन मेटल है, 3D10 के ऊपर जाके ये जिंक खत्म होता है, 4s2 3D10 के ऊपर ये ट्रांजिशन मेटल है, इसकी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के ऊपर खत्म होती है। इसी तरीके से जो जिंक क्लोराइड है ये कैटालिस्ट है, ये अल्कोहल है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और HCl की मौजूदगी में एसिड कैटालाइज, इस वजह से बोला कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू जिंक क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ROH के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है और साथ ये जिंक क्लोराइड जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन ने इधर 2 बॉन्ड बनाए हुए थे इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब ऑक्सीजन ने इधर 3 बॉन्ड बना लिए अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करते वक्त और जिंक के ऊपर अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, इसे ऑक्सीजन मैन कहते हैं। अब इसी के साथ ये टूट जाता है, इधर से अब ये टूट जाएगा बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए तो हाईली अनस्टेबल होता है, वो फौरन अपने आप को पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करता है। तो इधर से बॉन्ड ले लेगा तो ये इस साइड पे ये R पॉजिटिव बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये OH और ZnCl2 अपना आपको स्टेबल कर लेगा, ZnCl2 और OH पर प्लस H। अब इसके साथ फिर H होगा, ये वाला जो OH
ये तुम्हारे पास एक कार्बोकैटाइन आ गया। उसके बाद ये वाला जो है OH, इसके साथ फिर एक H आएगा और ये वाटर लैदा हो जाएगा और ZnCl2 ये लैदा हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल कंडेंसेशन टू गिव एन ईथर, यानी अल्कोहल की कंडेंसेशन होती है और वो ईथर देता है। जब ये भी सवाल आ सकता है वो कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू ईथर, ये भी आ सकता है। उसके बाद अब इसकी प्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी अल्कोहल को ईथर के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें दो किस्म के सवाल बन के आ सकते हैं। वो ये भी कह सकता है कि कन्वर्ट द इथेनॉल, सवाल ये भी आ सकता है कन्वर्ट द इथेनॉल टू डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, ये भी आ सकता है। और वो ये भी कह सकता है कन्वर्ट अल्कोहल इनटू ईथर्स, वो ये भी कह सकता है राइट द कन्वर्जन इन वन फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। इसको भी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन हो गया, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि ये रिएक्शन किस किस्म से हो रहा है। CH3 सारों से पहले था CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन ने इसकी सारों से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी होती है एसिड कैटालाइज है। तो एसिड कैटालाइज का मतलब यही होता है कि वो एक हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके इसको अपने साथ मिला लेगा। तो CH3 CH2OH और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन को अपने साथ मिला दिया। एसिड कैटालाइज ये रिएक्शन है, यानी कैटलिस्ट ने H प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये एसिड ने H प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये हो गया, उसकी और वाटर बन गया। अब क्या होगा, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर के थ्रू न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया जाए CH3 CH2OH। अब इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, अब मैंने वही बात आप लोगों को बताई कि ऑक्सीजन OH जो है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। OH ने जब लीव करना होता है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करके ये हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेते हैं। जब हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा तो वाटर बन जाता है। वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो अब ऑक्सीजन मान है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाए तो वो फौरन अपने आप को पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करता है। तो ऑक्सीजन इधर से अपना लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा कि CH3 CH2O बन जाएगा और ये वाला एक वाटर तो लीव कर जाएगा, ये वाला वाटर ने तो लीव कर गया और इस CH2 के साथ O और CH2 CH3 जाके जुड़ गया और H पॉजिटिव इधर आए, ये वाला H पॉजिटिव इधर आ गया। ये वाला जो वाटर था ये लीव कर गया, वो ये है, और ये CH3 CH2 ये मौजूद है। फिर आगे ये वाला ऑक्सीजन जिसने अटैक किया था वो ये है, जिसके पास दो लोन पेयर थे। ये मैं एक छोड़ गया हूँ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, ये CH3 CH2, ये वाला CH3 CH2 है। ये वाला वाटर जो है वो ये लीव कर गया और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये बाकी CH2 और CH3 बच गया। तो ये अब ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के फिर जारी बात है 3 बॉन्ड बनने में, क्योंकि इस ऑक्सीजन हमने लोन पेयर यूज किया था। तो ये भी दोबारा अनस्टेबल। अब क्या होगा कि कोई भी OH आएगी, बेस आएगी या वाटर आएगा तो वो क्या करेगा, अब OH है उसने अपने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये हाइड्रोजन लीव हो जाएगा और ये CH3 CH2O CH2 CH3 ये बन जाएगा डाईइथाइल ईथर। यानी अल्कोहल इस तरीके से ईथर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी दो एथेनॉल। अल्कोहल की से कंडेंसेशन भी कहते हैं, यानी कंडेंसेशन का ये मतलब कि दो अल्कोहल कंडेंस हो गए, तो दो अल्कोहल आपस में मिल गए, क्योंकि एक ये वाला अल्कोहल था और एक ये वाला अल्कोहल था। हमने इसमें दो अल्कोहल यूज किए, यानी दो अल्कोहल यूज करके हमने इसे ईथर में कन्वर्ट कर दिया। इसे अल्कोहल कंडेंसेशन कहा जाता है। दो अल्कोहल आपस में कंडेंस हो गए, दो अल्कोहल आपस में मिल गए। एक ये तो इसके रिएक्शन थे मुख्तलिफ। अब इसका एक और रिएक्शन आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स, यानी अल्कोहल से एस्टर भी बनाया जा सकता है, और ये इसका मशहूर रिएक्शन है, इसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और यानी अल्कोहल जब एसिटिक एसिड से मिलता है तो ये अल्कोहल जब एसिटिक एसिड से मिलता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एस्टर और वाटर बना देता है, जिसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है।
और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मशहूर रिएक्शन है, एसोटोपिक लेवलिंग में भी इस्तेमाल होता है ये, यानी CH3CH2OH ये अल्कोहल है और प्लस CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक, ये आप लोगों को पता है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये एसिटिक एसिड है जो सिरका होता है विनेगर, ये हम ये भी अगर फर्ज करो कहा जाए कि एसिटिक एसिड कोई है और वो उसी कोई अगर हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करना हो तो किस तरह करेंगे, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इसकी लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये लार्ज स्केल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, तो फिर तब हम कहते हैं कि ये एसिटिक एसिड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और अगर यही कंपाउंड अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों स्टडी किया जाता है या उसकी क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी, तो हम इसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह स्टडी करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है और उसका डेरिवेटिव है, तो इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करते हैं। तो उसके बाद जो चीज़ है अगर इसी को हम बायोकेमिस्ट्री में अगर देखना जाए तो उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ये इसका इफेक्ट हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होता है, तो ये चीज़ हम इसी की हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब ये दोनों जब आपस में अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलते हैं तो एस्टर्स बन जाते हैं। अब ये क्या है CH3CH2COO CH3COO और C2H5 प्लस वाटर, ये एस्टर बन चुके हैं। अब इसी को अगर मैं खोल के लिखूं एसिटिक एसिड को CH3COOH तो क्या ये एसिटिक एसिड अब क्या हुआ कि एक वाटर निकल चुका है इधर इसमें से वाटर और ये एस्टर बन गया, एस्टर इथाइल इथेनोएट इसे कह सकते हैं, इथाइल इथेनोएट, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये इथाइल है, इथाइल, और ये वाला जो चीज़ है CH3COO इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, इथाइल एसीटेट या इसे मिथाइल प्रोपेनोएट भी कह सकते हैं, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ इसके नाम है। तो ये एस्टर बैरल बन गया, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, यानी अल्कोहल जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर और वाटर बन जाते हैं। उसके बाद ग्लिसरीन रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, यानी ग्लिसरीन रिएक्शन करता है कंसनट्रेटेड HNO3 के और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ। यानी ग्लिसरीन आप लोगों ने देखी होगी थोड़ा विस्कस कंपाउंड होता है, वो रिएक्शन करता है दो एसिड के कंसनट्रेटेड जो एसिड होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उनके मिक्सचर से टू गिव एन एस्टर कॉल्ड नाइट्रोग्लिसरीन और ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, डैश इज एन एक्सप्लोसिव लिक्विड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है। इट इज मिक्स विद फाइन सैंड एंड मोल्डेड इनटू स्टिक्स कॉल्ड डायनामाइट, और इसको मिक्स किया जाता है रेत के साथ, सैंड के साथ इसको मिक्स किया जाता है और इसको स्टिक्स की शेप दे दी जाती है, स्टिक्स की, जिसको डायनामाइट कहा जाता है। अब ग्लिसरीन उन्होंने एक कंपाउंड बनाया ग्लिसरीन CH2OH CHOH CH2OH CHOH CH2OH, इसको उसने कहा ये ग्लिसरीन है। अब तीन OH ग्रुप इसमें आ गए, 1 2 3 ट्रायोल, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी इथेन प्रोपेन या प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, यानी 3 ट्रायोल लगे हैं, ऑक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं। ये इसका बार ये वैसे आम समझने के लिए मैंने बताया था, ये बार है ग्लिसरीन। तो उसके बाद नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो H निकल जाते हैं तीनों साइडों से। अब ये देखें इसी को ग्लिसरीन के इसका रिएक्शन भी आ सकता है पेपर में, राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरीन विद नाइट्रिक एसिड। ये ग्लिसरीन है, इसका जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ तो होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो ये नाइट्रोग्लिसरीन बनाते हैं और 3 वाटर इसमें से रिलीज हो जाते हैं, 3 वाटर H2SO4। अब CH2OH
NO2, इधर से यानी एक H निकला है, इसमें से सिर्फ एक H निकला है और उसकी जगह एक NO2 आ गए। उसके बाद CH2O, इसमें से कोई चीज निकली नहीं है, CHOH, ये H2O ही है, इसमें से कोई चीज नहीं निकली, बस NO2 इसके साथ आकर जुड़ गया। उसके बाद नीचे आ जो CH2O NO2, इसमें से भी सिर्फ एक H निकले। पहले वाले और तीसरे वाले कार्बन के साथ जो OH ग्रुप लगे उनमें से H निकल गया और उनकी जगह NO2 आ गए, और दूसरे कार्बन में से वाटर नहीं निकला और ना ही H निकला और ना ही O निकला, वो पूरा लगा रहा और उसके साथ NO2 आगे जुड़ गए और 3 वाटर रिलीज हो गए। और इसको कहा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन यानी ग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, यानी हाइड्रोजन को लीव करके नाइट्रो ग्रुप उसके साथ आकर जुड़ गए। एस्टर्स आर फाउंड बाय ट्रीटिंग एसिड क्लोराइड विद सोडियम अल्कोक्साइड, यानी इसी तरीके से इथाइल एसीटेट जो है, इथाइल एसीटेट वो बनता है एसिटाइल क्लोराइड के रिएक्शन से, एसिटाइल क्लोराइड और सोडियम एथोक्साइड से। एक और रिएक्शन उन्होंने लिखा है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया ग्लिसरीन की कन्वर्जन नाइट्रोग्लिसरीन में। एसिटाइल क्लोराइड ये भी हाइड्रोकार्बन और उनका डेरिवेटिव है बेसिकली। RCOCl ये फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा था, RCOCl एसिटाइल क्लोराइड होता है, एसिड हैलाइड्स वगैरह भी कह सकते हैं, हैलोजन है। उसके बाद ETONA सोडियम एथोक्साइड, ETO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मेटल एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड या मेटल अल्कोक्साइड जिन्हें कह सकते हैं। तो होता ही है कि बेसिकली इधर से भी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ खींच रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ खींच रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज है। होता ही है एथोक्साइड जो होता है इनके एस्टर बन जाते हैं। तो वो किस तरह कि सोडियम ने इधर कार्बन के ऊपर अटैक किया, क्लोरीन इधर से लीव कर जाता है, CH3COO और साथ इधर OET लग जाता है, इस साइड पे मिथाइल इस साइड पे थाइल प्लस NaCl सेपरेट हो जाता है। तो ये तो इसका रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसका यही होता है कि पहले इसमें ये होता है कि इथोक्साइड क्योंकि नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट के डबल बॉन्ड ये वाला टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, वो वाला डबल बॉन्ड जब इस जगह पर वापस आएगा तो क्लोरीन इधर से लीव कर जाएगा। तो उसके बाद ये CH3COOET ये भी एस्टर बन गया, इथाइल एसीटेट इसे कह सकते हैं, इथाइल एसीटेट बन चुका है जर्नी। उसके बाद NaCl साथ रिलीज होता है और ये NaCl की प्रोडक्शन में भी ये आ सकता है NaCl। और ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि मैं एसिड हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड तो क्या दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इथाइल एसीटेट बनता है यानी एक एस्टर बनता है और एक NaCl साल्ट बनता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये CH3CH2OH ये अल्कोहल है, इसकी जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड कैटालाइज ऑक्सीडेशन है इसकी, सल्फ्यूरिक एसिड डाला ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7 ऑक्सी। इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक पहचान ये भी होती है उसके साथ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगे होते हैं, वो क्या करता है फिर दूसरों के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। तो ये एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO प्लस वाटर, ये वाटर लेद हो जाता है और ये एसिटल्डिहाइड यानी एक एसिटल्डिहाइड बन जाता है और ये वाटर बन जाता है, ये अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद एथेनॉल जो होता है इसी को एसिटिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करो K2Cr2O7 H2SO4 इथेनॉल, इसकी यानी अल्कोहल की पहले ऑक्सीडेशन करके उसे एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दी है, अब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर CH3COOH एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन की अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक फंक्शनल ग्रुप ये OH अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, इसकी फिर ऑक्सीडेशन की
ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है जिसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक और फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप अंडर कन्वर्जन भी कहा जाता है, यानी अल्कोहल गुड ऑक्सीडेशन इनकी बहुत आसान होती है। उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज बाय अल्कलाइन KMnO4। जो टर्शियरी KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसके साथ भी चार ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज, लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो KMnO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, नहीं होता। व्हेन हीटेड विद द mixture of potassium dichromate and sulfuric acid, it is first dehydrated into alkene in the presence of acid. Then alkene is oxidized to ketone and a carboxylic acid by K2Cr2O7 and sulfuric acid. यानी वो कहता है कि सारों से पहले अगर KMnO4 की ऑक्सीडेशन की जाए टर्शियरी अल्कोहल में, तो टर्शियरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये नहीं होता कि अगर इसी को हम बात कर लें, इसी को हम टर्शियरी अल्कोहल बना लें, तो CH3 कार्बन CH3 और CH3 और OH, इसको अगर हम खोल कर लिखूं टर्शियरी अल्कोहल को तो H लिख सकते हैं। तो वो कहते हैं जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो डायरेक्ट नहीं होती, पहले इसमें ये अल्कीन बन जाती है, ये इसमें नहीं जाती, बल्कि ये एक अल्कीन बन जाती है CH3 कार्बन के साथ CH3, इसके साथ भी CH3 और इधर CH2 बन जाता है, ये पहले अल्कीन बन जाती है, उसके बाद ये कीटोन बन जाती है। फर्स्ट डिहाइड्रेटेड इनटू अल्कीन, सालों से पहले इसमें सबाल्टन लगे अल्कीन बन जाता है। देन अल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर इसकी अल्कीन की ऑक्सीडेशन से ये कीटोन बन जाता है CH3COOH, ये कीटोन बन जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये कीटोन बन जाता है, फिर कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो ये हम इधर लिख सकते हैं कि ये दो के अंदर कन्वर्ट हो गए, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, या हो सकता है कार्बन कार्बन की क्लीवेज हो जाए तभी कीटोन में। ईच ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट अल्कोहल। क्लीवेज ऑफ द 1,2-डायोल्स। अब 1,2-डायोल की क्लीवेज किस तरह होती है, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ये मैंने जैसे कि आप लोगों को बताई थी, ये टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल में सारों से पहले CH3 CH2 कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। इसी को ये अगर हम दोबारा लिखें अल्कीन टर्शियरी अल्कोहल की दोबारा क्लीवेज करते हैं, यानी इसमें क्लीवेज रिएक्शन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, वो क्लीवेज ऑफ द 1,2-डायोल्स। सारों से तो पहले इसकी टर्शियरी अल्कोहल की करते हैं, CH3 CH2, इधर कार्बन, इधर फिर एक अल्काइल ग्रुप है, इधर भी CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, और इस साइड पे OH आ जाता है। ये टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि वो वाला कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। ये जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करती है H2SO4 से, तो इस कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, इस कार्बन कार्बन के दरमियान, और OH लीक आ जाता है और वाटर बन जाता है। यानी इसे अगर हम खोल कर लिखें CH2, इधर एक H आ जाता है और एक H यूं आ जाता है, एक वाटर इधर से निकल चुका है इन दो कार्बन से, तो CH3 CH डबल बॉन्डेड विद CH3 और ये CH3। अब क्या होता है कि इसी की ऑक्सीडेशन जब की जाती है, K2C ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, वो इसके अंदर डाला जाता है, तो ये इधर से बॉन्ड क्लीव कर जाता है, इस जगह से डबल बॉन्ड से बॉन्ड क्लीव कर देगा, और एक साइड पे एसिड बन जाएगा और एक साइड पे कीटोन बन जाएगा। जब जिसके इस कार्बन के साथ कीटोन बन जाएगा CH3 COOCH3, ये कीटोन बन गया, और ये C जिसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एसिटिक एसिड और एक प्रोपानोन बन गई, एसिटिक एसिड और प्रोपानोन। तो अभी हमने पढ़ा कि अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, इसकी अगर नोमेनक्लेचर करें, इसका नाम दे दें इसको, तो हम ये दे सकते हैं कि 2 1 1 इस तरीके से अगर चेन हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि 1 डाइमिथाइल प्रोपानोल,
प्रोपेनॉल। इसका ये नाम आईयूपैक नेम इसका ये होगा 1,1, क्योंकि 1,1 के ऊपर पहले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल। और ये वैसे है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाला, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को निकाल देगा। जैसे हमने P4 पढ़ा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 भी है, इसी तरीके से और भी H3PO4 को भी हमने पढ़ा था। तो ये इसमें से वाटर निकाल देंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन अल्कीन बन जाएगा, अल्कीन का एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे के अंदर कन्वर्ट होगा, इसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी कहते हैं, यानी अल्कोहल अल्कीन के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से अगर अल्कीन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वाटर ऐड कर दो तो वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर से बॉन्ड डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, एक जिस वो वाला हाइड्रोजन जिसके साथ एक हाइड्रोजन होगा वो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था। उसके बाद क्लीवेज ऑफ द 1,2 और विसिनल डाइऑक्स आर क्लीव्ड बाय पर आयोडिक एसिड, यानी HiO4 2 आयोडिक एसिड को तोड़ देता है। यानी अगर 1,2 डायोल हो कोई, यानी मुझे कहना चाह रहा है कि HiO4 जो है HiO4 पर आयोडिक एसिड इसे कहा जाता है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1,2 जो HiO4 है पर आयोडिक एसिड, ये 1,2 डायोल की क्लीवेज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक इधर साइड पे से भी कार्बन OH ग्रुप है, इस साइड पे भी OH ग्रुप है, तो ये क्या करता है, इधर से बॉन्ड टूट जाता है, ये भी कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी ऑक्सीडेशन होकर ये भी कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी जो है ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये गुड क्लीवेज है। उसके बाद सल्फर एनालॉग्स RSH थायोल्स कहा जाता है, RSH को थायोल्स भी कहा जाता है। सल्फर एनालॉग्स थायोल्स आर द सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल्स, यानी आर अल्कोहल क्या होता है, ROH O की जगह ऑक्सीजन की जगह अगर हम सल्फर लगा दें, ये भी छठे ग्रुप से ही बिलोंग करता है। इसके भी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। उसके बाद 2 अनपेयर होते हैं। इसके बाद दीज आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स थायोल टू द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच वीकर देन इन अल्कोहल। जाहिर बात है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है RSH में, क्योंकि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ऑक्सीजन का किसी हाइड्रोजन का जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हो, यानी कि हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ हो, या हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ हो, या हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ हो, तब उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ये अल्कोहल से कम होते हैं। ये MCQ में पूछी जा सकती बात, क्योंकि जाहिर बात है हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है RSH, यानी ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमने ये बात पढ़ी थी कि मेल्टिंग पॉइंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो चीज़ उस टाइम बॉयल कर जाती है, इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो कुछ चीज़ें ऊपर वो जल्दी बॉयल क्यों कर जाती हैं, वही अगर पानी है किसी कंटेनर में तो वो मरी में वो जल्दी लेट बॉयल करते हैं, और इसी तरीके से वो अगर माउंटेन में ले जाओ तो वही पानी जो है वही चीज़ जो है जल्दी बॉयल कर जाती है। तो वो क्यों करती है, तो इसी वजह से, क्योंकि जब कोई चीज़ है वो ज़मीन पर है तो क्योंकि ज़मीन पर आप लोगों को पता है प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि जब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो बाहर वाला प्रेशर जो होता है, अंदर वाला जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर, वो देर से बाहर वाले प्रेशर के करीब पहुंचता है। तो जब देर से पहुंचता है वो चीज़ लेट बॉयल करती है। और ऊपर जब माउंटेन पर जाओ तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वो जल्दी आ जाता है, वो कम होता है। वेपर प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता है जब ऊपर जाते जाओ, तो क्योंकि प्रेशर कम हो रहा होता है। जब ऊपर जाओ तो प्रेशर कम हो जाता है, तो इस वजह से इंटरनल प्रेशर जो होता है वो जल्दी वो वाला पॉइंट अचीव कर लेता है, जल्दी उसके करीब आ जाते हैं। तो जल्दी आ जाते हैं तो वो चीज़ जल्दी बॉयल कर जाती है। यानी फ़र्क करो, अगर कोई चीज़ है ज़मीन पे अगर प्रेशर जारी बात है 100 है तो इस चीज़ को 100 तक पहुंचने में देर लगेगी, और ऊपर प्रेशर 76 है तो 76 पे जल्दी पहुंच जाएगा। तो वो चीज़ जब वेपर प्रेशर जो इंटरनल प्रेशर जिसे कहा जाता है वो जल्दी 76 के पास पहुंचेगा तो वो चीज़ बॉयल कर जाएगी। तो ये वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है इनका कम होता है थायोल्स का, ये जल्दी बॉयल कर जाते हैं। जनरली सिमिलर टू अल्कोहल बट बॉन्ड टू सल्फर आर लॉन्गर एंड वीकर देन दोज टू ऑक्सीजन। यानी ये जनरली इनका जो स्ट्रक्चर होता है अल्कोहल के साथ अल्कोहल की तरह ही होता है, बट बॉन्ड्स टू सल्फर आर लॉन्गर एंड वीकर। यानी जो बॉन्ड होते हैं सल्फर के जो साथ जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और वीक होते हैं। सारी बात है जो चीज़ छोटी होगी वो थोड़ी मजबूत होगी। यानी उन्होंने फर्ज करो अगर हम कहते हैं कि ROH है तो ROH है ROH, ये बॉन्ड स्मॉल होंगे, और ये जो
सल्फर का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसी वजह से क्या है ये वीक होगा। OH का जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपनी तरफ खींचेगा, सल्फर लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, थोड़ा लंबा होता है। SH is thiol functional group consists of sulfur atom bonded to carbon atom and hydrogen atom via S sigma bonds. उसके बाद SH bond is less polar than in alcohol since the S is less reactant। और पोलैरिटी का आप लोगों को पता है कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। तो अब ये वाला जो है इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है OH बॉन्ड में, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, 3.5 है या 3.16 है, और हाइड्रोजन का 2.1 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इसे अपनी तरफ खींचेगा और पोलैरिटी क्रिएट होगी। लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रेंड में हमने पढ़ा था पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी है तो वो खींचेगा, लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन से नीचे आता है, तो इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसलिए ये लेस पोलर है। उसके बाद थायोल्स आर मच मोर एसिडिक देन सिमिलर अल्कोहल्स, जो थायोल्स होते हैं वो अल्कोहल से मच मोर एसिडिक देन सिमिलर अल्कोहल्स, यानी ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि आप ये देखें हमने अभी पढ़ा कि ये वाला बॉन्ड वीक होता है, जब ये वाला बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब ये H जल्दी तोड़ देगा, जब H तोड़ेगा तो H पॉजिटिव रिलीज होंगे और ये एसिडिटी कॉज करते हैं, pH को 7 से कम कर देंगे। लेकिन ये जो OH बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, ये OH को वैसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने कहा था OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन OH को मजबूती से पकड़ के रखता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, जब OH को छोड़ेगा नहीं तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि एसिडिटी इस वजह से ये कम होती है, अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है बनस्बत थायोल्स के। उसके बाद अल्कोहल जो थायोल्स होते हैं उनकी एसिडिटी pKa जो होती है वो 10 होता है, और अल्कोहल का pKa जो होता है वो 16 से 9 होता है, और हमने पढ़ा है कि जिसका जितना ज़्यादा pKa होता है उसकी एसिडिटी उतनी कम होती है। तो थायोल की pKa कम है तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। थायोल्स आर मच मोर न्यूक्लियोफिलिक देन सिमिलर अल्कोहल्स, के थायोल्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा हैं अल्कोहल से। इनफैक्ट RSH इज अबाउट एज न्यूक्लियोफिलिक एज RO। थायोल जो इतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस लिविंग होते हैं जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये RSH जो होता है इसके पास सारी बात है। अब ये RSH के पास दो लोन पेयर हैं, एक क्योंकि सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 अनपेयर होते हैं, इसलिए ये 2 बॉन्ड भी बनाते हैं, और ये बाकी 2 जो हैं लोन पेयर हैं। 2 बॉन्ड इसलिए बनाएगा क्योंकि 2 अनपेयर 2 हैं, बाकी 2 लोन पेयर हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं अपने लोन पेयर को यूज करके। थायोल्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बट सल्फर टू ऑक्सीजन सिस्टम रादर देन कार्बन टू सल्फर एटम। थायोल्स आर कॉमनली ऑक्सीडाइज्ड टू डाइसल्फाइड्स, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये हमारा इधर अल्कोहल ख़त्म हो चुका है।